जानते हैं कक्षा 10 की सत्ता की साझेदारी यानी सामाजिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम के इंट्रोडक्शन देते हैं, इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कक्षा 9 में हुई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इस घटनाओं को से हम ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिसकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट जो है बहुत जटिल है। देश के कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके के में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा में बात करते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हो रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति में नाराज़गी भी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में ने भी फ्रेंच डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश में करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियो है। सिंहलियो का है, जबकि आबादी कुल जनसंख्या की 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% हैं। आप देख सकते हैं कि बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र, ये बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र हैं। आइए हम इनके बात बोले या भेद खोले के बारे में समझते हैं। एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह के अपनी अपनी बातों को अलग अलग मानता है, यानी यह सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक
एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। आप समझ सकते हैं कि ब्रुसेल राजधानी क्षेत्र कहाँ है। ये ये है। और वोलो वेलोन फ्रेंच भाषी कौन से हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये हैं ये सब। और फ्लेमिश डच भाषी जो हैं ये हैं पीले वाले। और जर्मन भाषी ये हैं हमारे। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखिए। इसके इलाके भी विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नजर आ रही है। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, यानी लोगों की संतान हैं। और मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर और करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों से में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध, जबकि तमिल भाषा लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% तक है। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा या भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल पर दोनों पक्षों या पक्ष अपना अपना दावा रख सकते थे, ठोंकते थे। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो श्रीलंका में क्या है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता का कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो हैं उन्हें समान राजनीतिक आधारों से या अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनका साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखा की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। आप देख सकते हैं कौन सी भाषा क्या है। तो जाफना श्रीलंका के जातीय समुदाय, सिंहली ये हैं, श्रीलंकाई तमिल ये सब हैं और भारतवंशी तमिल ये है। मुसलमान जो गोले में ये सब हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका क्या था। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है।
इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा, ये आप समझ सकते हैं इसका क्या दोष होता है। आइए जानते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्र में स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए और इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन गई, चौपट हो गई। वहाँ के गृह युद्ध के मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की साझेदारी क्या थी, आइए समझते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को या विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की, वह बहुत ही कल्पनाशील तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल पर विशेष जानकारी के अनुसार जानकारियों के लिए हम आपको एक नया वो देते हैं। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समान तरीके से समूह के संसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दोनों इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। भला भला यह भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान नहीं कहता ऐसी बातें नहीं कहता किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। ग्रैंड प्लेस ग्रोथ मार्केट बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिया गया है। फोटोग्राफ में आप अंकित में इसमें आप समझ सकते हैं क्या है। तो आइए हम अब समझते हैं केंद्रीय सरकारों के बारे में। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। यह सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, ठीक। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया गया तो ब्रुसेल को उसका मुख्यालय चुना गया था, ठीक।
ये ब्रुसेल का है। बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद है। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्ध और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करे और 5-5 छात्रों को 2 समूहों में के साथ काम करने पड़े। सारे झगड़ों को उनके स्थान अपने प्रदेश देश के बाहर के उस हिसाब से वर्गीकृत किया जाए। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग-अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। सत्ता की साझेदारी के रूप में क्या होता है? सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं समझते हैं। राजनीतिक सत्ता बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसलिए लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे और लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी तांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक भाग लेते हैं। आधुनिक तांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों के साथ समझते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतंत्र तांत्रिक संस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा है कि 9वीं कक्षा में कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता उपयोग करती है, जरूरी है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए समान प्रकार के और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी समान सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किससे के साथ कर रहा है? बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार
को आदेश दिया कि तत्काल वह कार्रवाई करे, मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। कनाडा के ऑन्टारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री घोषणा की सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस के दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन द राइट फोर्सेस और लिबरल याल्बुक मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले समुदाय चुनाव में हम उम्मीदवारों की सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। या वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें हम प्रत्येक से एक उदाहरण भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ हमेशा बने